नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे कि मैं मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक कैसे पिक करता हूं। हम ये देखेंगे कि मैं क्या क्या अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ या क्या क्या अलग रूल्स मैंने फॉलो किए मेरे स्टॉक्स पिक करने के लिए। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप ये सारा जान के आप आपके पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स है वो खुद पिक करके स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि मैं मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से अलग अलग स्टॉक्स होल्ड कर रहा हूँ, और अभी हम ये देखते हैं कि ये जो स्टॉक्स है मैंने मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड किए हैं वो मैंने कैसे पिक किए थे। तो उसके पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो बेंजामिन ग्राहम, ये जो वॉरेन बफेट के टीचर थे, वो एक फेमस वैल्यू इन्वेस्टर है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप कोई एक स्टॉक सपोज 100 रुपीज़ के प्राइस में मिल रहा होगा, तो और आपको लगता है कि उसका जो फेयर वैल्यू है वो 50 रुपीज़ है, तो आप ये जो स्टॉक है वो 50 रुपीज़ में नहीं खरीदोगे, आप ये जो स्टॉक है वो 50 रुपीज़ से थोड़ा नीचे खरीदोगे। तो सपोज ये आप स्टॉक 30 रुपीज़ में खरीदते हो, तो जो डिफरेंस हो जाता है 50 रुपीज़ और 30 रुपीज़ का, जो ये केस में 20 रुपीज़ का है, तो इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। तो अभी हम ये देखते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी आप जब भी कैलकुलेशंस करते हो आपके वैल्यूएशंस के, या आप कोई अजम्पशंस करते हो, ये अलग अलग जो मॉडल्स होते हैं जैसे कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, तो अभी जब भी आप ये जो अजम्पशंस करते हो, तभी जो अजम्पशंस होते हैं वो थोड़े रॉन्ग हो सकते हैं, या जो मॉडल्स है वो भी एकदम परफेक्ट मॉडल्स नहीं है। तो इसीलिए आपको जो फेयर वैल्यू आता है वो एक फेयर वैल्यू जो होगा उसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं। तो ये जो एरर्स है उनको कम करने के लिए हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज़ करते हैं, और ये केस में हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20 रुपीज़ का है। तो जो वैल्यू इन्वेस्टर होता है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के बाद जो प्राइस आता है वो प्राइस पे वो स्टॉक बाय करता है। तो सपोज हमने ये केस में जो स्टॉक है वो 30 रुपीज़ में बाय किया, और बाद में जब भी वो स्टॉक ऊपर जाएगा यानी फेयर वैल्यू के जब भी ऊपर जाएगा, तभी हम ये जो स्टॉक है वो हम सेल कर देंगे। और इसी तरीके से जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं। और ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है इसमें भी थोड़े ड्रॉबैक्स है, और इसमें से जो पहला ड्रॉबैक है वो पेशेंस का है। यानी सपोज जो स्टॉक है वो अभी 100 रुपीज़ का है, और आपको लगता है ये जो स्टॉक है उसकी फेयर वैल्यू 30 रुपीज़ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट होने के बाद, तो ये केस में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की और बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत होती है। और इसमें से जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो आपको, ये कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि ये जो स्टॉक है वो आपको 30 रुपीज़ तक वो फॉल होगा ही नहीं, ये 60 रुपीज़, 70 रुपीज़ या 50 रुपीज़ तक फॉल होने के बाद ये जो स्टॉक है वो फिर से ऊपर चला जाएगा, और ये केस में आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो आप ये केस में मिस कर दोगे, और आपको जो स्टॉक है वो आपके प्राइस में मिलेगा नहीं। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग भी आपको मैं एक एग्जांपल दे के एक्सप्लेन करता हूँ। तो सपोज आपका कोई जो स्टॉक है वो 100 रुपीज़ में फिलहाल उसका मार्केट प्राइस है, और आपको ये लगता है कि ये जो स्टॉक है उसका फेयर वैल्यू 70 रुपीज़ है। तो जब ये स्टॉक 70 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा तभी आप ये जो स्टॉक है वो बाय करोगे, और बाद में आप ये देखोगे कि ये जो स्टॉक यानी इनका जो बिजनेस है उसमें क्या क्या अलग अलग ग्रोथ आ सकती है। फिलहाल में जो ये इनका जो बिजनेस है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है, पर आपको मैनेजमेंट का स्टडी करने के बाद या बिजनेस मॉडल का स्टडी करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये जो उनका बिजनेस है वो आगे जाके वो अलग अलग प्लान्स लगे, या उनके अलग अलग काफ़ी नए प्रोडक्ट आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा उनका ग्रोथ हो सकता है, और नए प्लांट्स डालने के बाद उनका जो प्रॉफिट्स है वो काफ़ी बढ़ सकते हैं। इसका मतलब फिलहाल में जो बिजनेस है वो ज़्यादा अर्न नहीं कर रहा है, पर आगे जाके वो बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकता है। तो ये जो मेथड होती है जिसे ग्रोथ इन्वेस्टिंग कहा जाता है। और सपोज आप ये जो स्टॉक है वो 70 रुपीज़ के आसपास बाय करते हो, और बाद में ये जो बिजनेस है उसमें काफ़ी एक्सपांशन हो जाते हैं, अलग अलग उनके प्लांट्स आ जाते हैं, और ये सारा होने के बाद उनके प्रॉफिट जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, और इसीलिए इसका जो रिफ्लेक्शन है वो शेयर प्राइस में आ जाता है। और 70 रुपीज़ के बाद में ये जो शेयर प्राइस है वो 140 रुपीज़, 200 रुपीज़ या 500 रुपीज़ तक चला जाता है। तो ऐसी टाइप की जो इन्वेस्टिंग होती है जिसे ग्रोथ इन्वेस्टिंग कहा जाता है। पर वॉरेन बफेट ने उनके जो करियर की शुरुआत थी वो उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग से की थी, क्योंकि उनके जो टीचर थे जिनका नाम है बेंजामिन ग्राहम, उन्होंने उनको ऐसा सिखाया था। तो आप वॉरेन बफेट के जो इनिशियल पिक्स है, यानी इनिशियली उन्होंने जो अलग अलग स्टॉक्स पिक किए थे वो देखोगे, तो उनका जो स्टॉक पिकिंग का मेथड था तो वो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते थे, और फेयर वैल्यू के बाद में जो स्टॉक है वो काफ़ी नीचे आने के बाद वो स्टॉक बहुत ज़्यादा खरीद लेते थे, और इसके बाद में जब भी वो स्टॉक फेयर वैल्यू के ऊपर चला जाता था तो उसको सेल करने के बाद वो इनिशियली उन्होंने उनकी जो वेल्थ है वो इसी तरीके से क्रिएट की थी। पर इसके बाद में आप देखोगे
तो उन्होंने एक बुक रीड किया था जिसका नाम है कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट, जो फिलिप फिशर इन्होंने लिखा था। और वॉरेन बफेट ने उनको बाद में जाके उनसे उनसे मुलाकात भी की थी। और इसके बाद में आप उनके पिक्स देखोगे तो काफ़ी डिफरेंस है उनकी इनिशियल पिक्स और बाद में के जो पिक्स है। बाद में वो क्वालिटी को लेके काफ़ी फोकस थे। और उनके जो पार्टनर है जिनका नाम है चार्ली मंगर, तो उन्होंने भी वॉरेन बफेट को काफ़ी हेल्प किया था क्वालिटी स्टॉक खरीदने के लिए। तो आप उनका जो एक स्टॉक है जिसका नाम है सीज कैंडी, तो ये जो स्टॉक है उन्होंने बहुत अंडर वैल्यूड नहीं खरीदा था, एक फेयर वैल्यू पे उन्होंने ये स्टॉक जो है वो खरीदा था। और उसके बाद में उनको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आए थे। और इसके बाद में वॉरेन बफेट ने ये भी कहा था कि एक जो स्टॉक है वो बहुत अच्छा है और वो आप फेयर वैल्यूड में खरीदते हो तो ये बहुत बेटर है कंपेयर टू एक दूसरा स्टॉक है जिसका क्वालिटी फेयर है और आप जिसको बहुत अंडर वैल्यूड में खरीदते हो। तो आप मुझे पूछोगे कि आप कौन से टाइप को इन्वेस्टर हो, आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हो या वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हो। तो मैं कोई एक पर्टिकुलर टाइप का इन्वेस्टर नहीं हूँ। मुझे जो स्टॉक अच्छा लगता है, जिसकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है या जिसका बिजनेस मॉडल के बारे में मुझे काफ़ी जानकारी है, तो मैं ऐसे स्टॉक खरीदता हूँ। तो अभी हम ये देखते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी क्या है। तो आप जैसे कि पीछे देख रहे होगे, तो स्मॉल करके मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी बनाई है और इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ रूल्स यूज़ किए हैं। तो उसके बारे में अभी हम ये देखते हैं। तो उसमें से एस जो है, जिसका मतलब मैं स्मॉल या मिड कैप टाइप के स्टॉक खरीदता हूँ जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 5,000 टू 10,000 करोड़ के आसपास होता है। मैं बहुत माइक्रो कैप स्टॉक्स नहीं खरीदता हूँ जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,000 करोड़ से नीचे होगा, क्योंकि ये जो स्टॉक्स होते हैं, माइक्रो कैप के जो स्टॉक्स होते हैं, इसमें उन्होंने ज़्यादा प्रूव नहीं किया होता है खुद को, या उनकी जो मैनेजमेंट है उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो ये जो स्टॉक्स होते हैं उनको आगे जाके बहुत ग्रोथ का पोटेंशियल होता है, बट मुझे लगता है कि थोड़ी रिस्क भी है ऐसे टाइप के स्टॉक्स में। और दूसरा इसमें से मैं देखता हूँ कि जो एम यानी मैनेजमेंट क्वालिटी, यानी जो उनका जो इंटीग्रिटी है, यानी मैनेजमेंट कैसी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई इश्यूज मैनेजमेंट में नहीं है, यानी उन्होंने पहले कैसा परफॉर्म किया है, डाउन साइकिल में मैनेजमेंट में कैसे परफॉर्म किया है। क्योंकि अप साइकिल में तो कोई भी अच्छा परफॉर्म करता है, पर डाउन साइकिल में जो सस्टेन होता है वही अप साइकिल में अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। वो शेयर होल्डर्स को कैसे ट्रीट कर रहा है, डिविडेंड्स वो अपने जो प्रॉफिट्स है उसमें से दे रहे हैं या नहीं, वो टैक्स कैसे पे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है, क्योंकि एक अच्छा सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर होगा और उसमें एक मार्केट लीडर होगा, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। और आपको जैसे कि पता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेगमेंट है वो फ्यूचर में जाके काफ़ी ग्रो हो सकता है। तो सपोज आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक ये सेगमेंट में मिल जाता है जो मार्केट लीडर है, तो वो आगे जाके फ्यूचर में काफ़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। और इसके बाद में जो थर्ड है, जिसको अवेलेबल एट फेयर प्राइस कहा जाता है, तो ये जो पर्टिकुलर फैक्टर होता है जो मैं कंसिडर करता हूँ, और मेरे वैल्यूएशंस के मॉडल्स के अकॉर्डिंगली मैं कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद मैं एक स्टॉक का फेयर वैल्यू डिसाइड करता हूँ। और जब भी वो स्टॉक ये फेयर वैल्यू के आसपास आ जाता है तभी मैं उसको बाइंग करता हूँ। मैं बहुत डीप फेयर वैल्यू जो होता है, यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग जो होता है, वो ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि जो स्टॉक है जिसमें मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है या उनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत अच्छा है, तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा नहीं गिर जाते। इसीलिए मैं उनका जो फेयर वैल्यू के आसपास उनको खरीदता हूँ, और आगे ये उनका जो बिजनेस है वो जैसा डेवलप होता है और इसके बाद में मुझे लगता है कि आगे जाके बहुत तो वो डेवलप हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उनको होल्ड करता हूँ। अभी हम नेक्स्ट फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है लार्जर मोड्स। तो लार्जर मोड्स यानी कंपनी के पास या उनके बिजनेस के पास ऐसा कोई तो अलग स्पेसिफिकेशन है या ऐसी कोई चीज़ है या उनका ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, पर उनके कॉम्पिटिटर्स उसको ईजिली कॉपी नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेस्ले की मैगी। तो नेस्ले की मैगी ये जो उनका प्रोडक्ट है वो उनका एक पर्टिकुलर मोड है, क्योंकि मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जैसे कि आपको पता होगा कि 2015 में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे उनके प्रोडक्ट को लेके, और उसके बाद में वो सॉल्व होने के बाद उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। और आप यही कंपेयर करोगे कि उनके कॉम्पिटिटर्स ने भी काफ़ी उनको ट्राई किया था कि ऐसे प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करने का, पर आप देखोगे तो फिलहाल भी नेस्ले की मैगी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू उनके कॉम्पिटिटर्स। और फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि मारुति के जो प्रोडक्ट्स है या उनके जो कार्स है, तो उनकी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। मारुति का पूरे मार्केट में 50% का मार्केट शेयर है। और ये क्यों है? क्योंकि मारुति अपने जो कार्स होती है वो बहुत चीप वो कॉस्ट में सेल करते हैं, जो बाकी कॉम्पिटिटर्स को ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अभी हम लास्ट फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है लॉन्जिविटी। तो लॉन्जिविटी इसका मतलब मेरे पर्टिकुलर बिजनेस में जो मोड्स है
वो कितने ज़्यादा देर तक मैं उनको सस्टेन कर सकता हूँ। क्योंकि कैपिटलिज्म में आपके जो बिजनेस है उसमें कंटिन्यूसली अटैक हो सकते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो आपसे बेटर प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे और बाद में जो डिमांड है वो उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा हो जाएगी। आपने पहले भी देखा होगा तो कोडैक के जो कैमरास थे वो डिजिटल कैमराज ने पूरे डिसरप्ट कर दिए। ये ऐसा ही याहू के साथ भी हुआ था, क्योंकि ये जो गूगल है उनका जो बिजनेस करने का जो तरीका था वो याहू से काफ़ी बेटर था। और फिलहाल में गूगल के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है उनके ऐप्स है उसको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और याहू पूरा डिसरप्ट हो गया। तो आपको ये देखना है कि आपकी पर्टिकुलर फिलहाल में तो एक मोड है, पर आगे जाके ये मोड कितना ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सकती है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स जो है वो मैं देखता हूँ। जैसे कि हमने देखा था कि स्मॉल, ये मेरा फिलॉसफी है इन्वेस्ट करने के पहले का। तो स्मॉल इन साइज ये देखता हूँ। उसके बाद में मैं ये देखता हूँ कि वो पर्टिकुलर बिजनेस जो है उसके उसमें मैनेजमेंट की क्या क्वालिटी है, वो पर्टिकुलर कौन से सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है या नहीं। इसके बाद में मैं प्राइस देखता हूँ, ये प्राइस फेयर प्राइस पे वो बिज़नेस अवेलेबल चाहिए। उसके बाद में वो देखता हूँ कि लार्जर मोड्स है या नहीं, वो बिज़नेस सस्टेन कर सकता है या नहीं। और एंड में मैं देखता हूँ कि वो जो उनके पर्टिकुलर मोड्स है वो कितने ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सकता है। तो ये सारे फैक्टर जो है वो मैं कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक बाय करने के पहले देखता हूँ। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो फ्यूचर में मिल सकते हैं। तो फिलहाल में ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग स्टॉक के बारे में देखेंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।